अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल समाअत मुलतवी की गई है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर। और अब आइंदा समाअत पीर के रोज सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। आज की समाअत के अंदर बुनियादी तौर पर अगर आप आज की आपको क्रक्स बताएं, क्योंकि तवील समाअत थी, एक से ज़ायद हिस्से हैं आज समाअत के। सबसे पहले सुबह समाअत का आगाज़ हुआ तकरीबन 9:30 बजे, 9:40 पर जजेस कमरा अदालत में आए। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1.5 घंटा समाअत हुई और फिर 15 मिनट का वक्फा हुआ। 15 मिनट के वक्फे के बाद जजेस दोबारा आए और फिर तकरीबन 1 घंटे की समाअत हुई और फिर नमाज जुमा का वक्फा हुआ। नमाज जुमा के वक्फे के बाद 1:30 पर जजेस दोबारा कमरा अदालत में आए और उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने और बिल आखिर अब कुछ देर कबल अदालत ने समाअत को मुलतवी किया है तकरीबन 2:50 पर। आज की समाअत में सबसे पहले फैसल सिद्दीकी, जो कि सिविल सोसाइटी के वकील हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्त पर दलाइल दिए। और बुनियादी तौर पर आज की जो फैसल सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त है, अगर उसका आपको लुबे लुबाब बताया जाए तो वो दीगर जितनी भी दरख्वास्तें सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, कुल 4 दरख्वास्तें हैं, बल्कि 4 से भी ज़ायद हैं, मगर 4 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उन 4 दरख्वास्तों से फैसल सिद्दीकी साहब की जो दरख्वास्त है वो कदरे मुख्तलिफ है। और तमाम जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, साबिक चीफ जस्टिस हो, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हो, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हो, उन तमाम ने ही अदालत से ये कहा है कि जो आर्मी एक्ट की 2 मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, सेक्शन D12 और D13, वो आइन से मुतसादम है, लिहाजा अदालत उनको आप कह सकते हैं कि कलअदम करार दे दे। दूसरा, ये बेसिकली जो सेक्शंस हैं ये है 21D1 और 21D2। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है, फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने उस मामले को प्रेस ही नहीं किया। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको, उन्होंने समाअत का जब बाकायदा तौर पर दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको अपना एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे दिया है, तहरीरी मारूज़ात दे दी हैं, और मैं अपनी जो दरख्वास्त है उसको डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ आपके सामने। 5 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपसे नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं अव्वल तो जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इन प्रोविजंस की, इन दफात की जो आइनी हैसियत है, उसको चैलेंज नहीं कर रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस जो हैं वो कभी उनका ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट में, मैं उससे भी इत्तफाक नहीं करता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल ट्रायल है इनहेरेंटली, उसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, आइदर डिस्चार्ज, रिलीज और एक्विटल ऑफ एनीबॉडी। उन्होंने कहा, और मैं जो इंक्वायरी है उसके ऊपर भी अदालत से नहीं कहूँगा कि अदालत 9 मई के वाक़यात के बाद कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाए। अब वो ये कहते हैं कि मैं क्यों नहीं जो आइनी हैसियत है इस आर्मी एक्ट की मुख्तलिफ आप कह सकते हैं शिकों की, उनको चैलेंज कर रहा। उन्होंने कहा कि जो इन्वोकेशन है आर्मी एक्ट की वो बुनियादी तौर पर बदनीयती पर मबनी है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो इस मामले के अंदर आर्मी एक्ट लगाया गया है और सिविलियंस को ट्रांसफ़र किया गया है जो मिलिट्री कोर्ट्स है वहाँ पर, ये बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि बदनीयती पर मबनी है और उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी भी है। एक ही FIR में 60 से ज़ायद मुल्ज़िमान को आपने नामजद कर दिया और उसके बाद उन मुल्ज़िमान में से आप डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रख रहे हैं और 7 या 8 अपनी मर्ज़ी के लोगों को जो है वो चूज़ कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल चला रहे हैं। अगर चूँकि तकरीबन डायरी मुकम्मल हो चुकी है मेरी, आज काफ़ी तवील समाअतें थी, उन्होंने बुनियादी तौर पर अब ये कहा है अदालत से, फैसल सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि अदालत SOPs जो है वो बेसिकली बनाए इससे मुतालिक कि केसेस जो हैं सिविलियंस के वो फौजी अदालतों में या मिलिट्री कोर्ट्स में किस तरह ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसकी कोई आप ये कह सकते हैं कि हैसियत कानूनी तौर पर बिल्कुल भी नहीं है, और इस कानूनी हैसियत को या जो एक खला है इस वक्त आइन और कानून के अंदर, उसको पुर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब मामले पर SOPs बनाना होंगे। जो दरख्वास्त है फैसल सिद्दीकी साहब की, वो बुनियादी तौर पर सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जो है उसके खिलाफ है ही नहीं।
आज उनकी जो दरख्वास्त है वो बिल्कुल ही दीगर दरख्वास्तों से मुख्तलिफ है, बल्कि हमने आप कह सकते हैं कि जो वहाँ बैठे दीगर वकला थे, मुख्तलिफ पटिशनर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इवन जो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन है, सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं, जो ख्वाजा अहमद हुसैन है, और उसके अलावा सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ जो वकला उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे, वो भी उस वक्त हैरान हुए जब जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उनकी जानिब से इस तरह के ग्राउंड्स लिए गए। बहरहाल और जब आखिर में उन्होंने अपने दलाइल को कंक्लूड किया तो उन्होंने अदालत से ये कहा कि SOPs जो है वो बनाए जाएं ताकि मालूम हो सके कि किस तरह इन केसेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। सर, मेरी खुशनसीबी में आपके व्लॉग में आए है सर, ये बताएं। बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर जो है ना वो अदील सरफराज साहब के व्लॉग में आऊंगा। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, आप किस तरफ जाता देख रहे हैं आज की इस समाअत के बाद? आप अंदर मौजूद थे कमरा अदालत के अंदर, क्या देख रहे हैं आप, क्या होने जा रहा है? बस होने का जा रहा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, अब वही तो बता चुका हूँ, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इनका तबसरा ख्वाहिश पे मबनी भी हो सकता है। अच्छा, ख्वाहिश में मबनी भी हो सकता है, चलें ठीक है। अच्छा, बात ये है कि मैक्सिमम क्या ऑर्डर आ सकता है? ऑर्डर तो आना यही है कि उन्होंने कहना है जी कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, यही कहेंगे ना। इसके प्रेयर्स भी यही है, तो इसी की मुनासिबत से वो ऑर्डर। लेकिन आज चीफ साहब तो बार बार फैसल सिद्दीकी साहब की जो पिटीशन है उसको दुरुस्त समझ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अल्ट्रा वायलेंस तो खुद डरे हुए थे। फैसल सिद्दीकी साहब जो है ना वो पिटीशन तो कर बैठे, लेकिन उसके बाद उनका जो दिल, दिमाग और जुबान जो है ना वो आपस में साथ कोहेरेंस उनकी खत्म हो चुकी थी फैसल सिद्दीकी साहब की। और मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ 5 मिनट पहले ना, जो दूसरे पिटिशनर थे अहमद हुसैन साहब, जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील थे ना, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जी जी, यार वो शॉर्ट में उन्होंने ऐसा किया तो मैं तो बड़ा उसके साथ जो है ना इन टच हो गया, इंक्लाइंड हो गया। जबरदस्त जो है ना वो दलाइल आ रहे हैं। लेकिन एंड तक जब मैं देखा कि मैंने कहा उन्होंने केस क्या किया, वो केस बिल्ड क्या किया था वैसे उन्होंने सर वो केस क्या बिल्ड किया था कि क्या जब आपकी दूसरी अदालतें फंक्शनल हैं तो वो ऐसी सूरत में किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं हो सकता, ये बात कर रहे थे। तो 1952 के बाद जो 1967 में अमेंडमेंट आई थी उसके बाद जो ट्रायल हो रहा था, पहले ये सो रहे थे बेसिकली, वो तो पहले मोहतरम को जो है वो वेकअप कॉल की जरूरत थी, बाल तो उनके सफेद हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी चीज अब दूसरी बात सुने। अच्छा, एंड में वो कहते हैं जी कि क्योंकि जो मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ जो अपील आती है हाई कोर्ट में, वो अपील नहीं, वो रिव्यू होता है। और आम कोर्ट के अंदर, सिविलियन कोर्ट में जब वो आप आते हैं तो उसके खिलाफ अपील आ जाती है। तो ये अपील और रिव्यू को वो क्या बताना चाह रहे थे कि ये वजह है कि आपको जो है ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। बेसिकली वो सर ट्रायल की बात वहां पर कर रहे थे कि यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जब भी कोई सजा होती है, अगर लेट्स सपोज किसी मुल्जिम को, तो वो हाई कोर्ट में जा तो सकता है, मगर उसको जो रेमेडी दस्तावेज है वो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड है। और यहाँ पर उन्होंने कुलभूषण यादव की भी मिसाल दी। वो एक बात भूल गए ना, वो एक बात भूल गए कि उसमें सिविलियन जब कोर्ट होता है तो सिविलियन ट्रायल होता है, सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होता है, तो उसका आपकी एक चीज रेमेडी जो कि वहां पर अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पर है मिलिट्री कोर्ट में। वो पता क्या है? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील है। बिल्कुल, तो वो इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने, इसको वो स्किप कर गए, इसको वो स्किप कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जब वो खुद ये कह रहे हैं, जो एलामिया जारी किया जा रहा है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद से, कि हमारे पास कौन से वो हकायक आ चुके हैं, कौन से शवायद हमारे नाकाबिले तरदीद शवायद आ गए हैं। जब एक शख्स जिसकी सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो ये प्रेस रिलीज जारी कर रही है कॉन्फ्रेंस, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी उस जजमेंट से जो वो फैसला आने से पहले सुना चुके हैं उसके खिलाफ? पहले तो लोग थे 10,000 ना, 10,000 बंदे। कितनी मरतबा वो जो कासिम के अबू हैं वो 10,000 लोगों का कितना बड़ा फिगर बोला उन्होंने, कितनी दफा बोला है। तो पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग कितने हैं? 2,000 बंदा टोटल गिरफ्तार नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि 2000 जो हुकूमत मौक़िफ़ ले रही है वो दुरुस्त है। देखें 2000 को 10,000 करके बयान कर रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा आज एक और जो चीज आई है, अब चीफ जस्टिस साहब को मैं कहता हूं कि जी इमरान रियाज साहब का अगर आप उनको बाजियाब करवाना चाहते हैं तो उनका नाम लेकर कहें कि जी इमरान रियाज साहब हैं, वो तहवील में है, गायब हैं, अबडक्शन उनकी हुई हुई है, उनको बाजियाब कराया जाए, उनको लेकर आए। एक जनरल बात कर देना कि जी सहाफियों को और वकला को जो है अबडक्शन नहीं होनी चाहिए, वो नाम तक तो लो ना यार, नाम तो लो ना, नाम क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, इमरान रियाज के साथ मैं कभी भी उसके साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। वो जो जर्नलिज्म करता है मैं उसको जर्नलिज्म समझता भी नहीं हूँ। एक मिनट के लिए वो पाकिस्तानी शहरी तो है ना यार, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस तो करना चाहिए ना। लेकिन जनाब मुझ में अगर ये जुर्रत है तो मोहतरम आपको भी ये जुर्रत करनी चाहिए, खराबी जुर्रत दिखाते हुए उसका नाम तो लेना चाहिए था ना। और कहने लगा जी फ्यू मेंबर्स ऑफ बेंच जो है, नॉट ऑल, फ्यू मेंबर ऑफ बेंच जो है उनको रिजर्वेशन है। तो बता दें जनाब कि ये 3 बंदे जो हैं, जो हम ख्याल है हमारी रिजर्वेशन है,
और ये जो दो दूसरे बैठे हुए हैं उनको रिजर्वेशन नहीं है। वो मेंबर्स ऑफ द बेंच था, फ्यू तो नहीं, फ्यू कहा था। अच्छा। नोट ऑल जब उन्होंने कहा, मेंबर ऑफ द बेंच नोट ऑल, जब नोट ऑल का मतलब क्या है कि तमाम नहीं है। अच्छा, अगर नोट ऑल अगर एक नहीं था तो उसको फिर आप उसको एलिमिनेट करते जनाब, ये इसको तशवीश नहीं है, बाकी हम 4 को है। नहीं, मेरा ख्याल से शायद मुझे सुनने में गलती हुई है या आपको ये, मुझे ये लगा था कि शायद उन्होंने कहा है कि मेंबर्स ऑफ द बेंच जो है उनके भी रिजर्वेशन है, क्योंकि वकला की भी बात हो रही थी। माइंड यू वो भंडारी साहब जो उस वक्त वीडियो लिंक के जरिए, भंडारी साहब के बारे में तो टैजल ने कहा कि मैं शर्म देता हूं कोर्ट में, कोई नहीं उठाएगा, ये रियासत का हाल है। सब कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि इनको कोई नहीं उठाएगा, बाकियों को उठा लेंगे। यार अब बाकियों के बारे में अब वो नाम पता हो ना। अब कई लोग जो यहाँ से अगवा होते हैं, ठीक है, कई लोग तो जो है ना वो घर से वैसे भाग जाते हैं और कहते हैं जी फलां मिसिंग पर्सन हो गए हैं। कई लोग ऐसे, मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो वालिद को जो है उसके साथ कोई मामला थे, वो पैसे घर से चोरी करता था, एक्चुअल बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसका कद भी 6 फुट 3 इंच का, दुर्जे मोटा, और वो बड़ा दबाता था सब लोगों को, घर वालों को। वो जनाब गायब हो गया। घर वाले परेशान, कभी हमने थाने में पता किया, अस्पतालों में पता किया, इधर उधर पता किया। बाद में पता लगा जनाब मोहतरम जो है वो पैसे लिए हुए थे उन्होंने। अब उन्होंने पैसे 4-5 दिन उड़ाने थे, अयाशी करनी थी। वो जा चले गए दोस्तों के साथ, क्या नाम है, बूरबन में भी मतलब पीसी में जाकर ठहरते थे तो पता लग गया था। वो ऐसी जगह ठहरे थे जहाँ पर वो रिकॉर्ड भी वगैरह भी नहीं आ रहा था, तो पता ही नहीं लगा। 6-7 दिन मोबाइल शोबाइल उन्होंने बंद किए हुए थे, घर वाले तंग करेंगे, वापस बुलाएंगे, वो अपनी याशी में थे, पता नहीं साथ किस को लेके गए थे, कौन सी तमाशबीनी चल रही थी। तो ये होता है यहाँ पर हालात। और बंदा कहता है जी मिसिंग पर्सन अब्डक्शन हो गई है। नहीं, अब पता लगे जनाब बचा। ये आपकी बात दुरुस्त हो सकती है टू सम एक्सटेंट, मगर अब इमरान रियाज साहब तो अब्डक्ट है ना सर, वो तो मान रहे हैं ना आप। सर इमरान रियाज साहब, मैं कहता हूं कि अगर उनकी अब्डक्शन है किसी भी अगर इदारे के पास है, तो नहीं कह सकते ना ये अब्डक्शन ही है। बिल्कुल, किसी भी इदारे के पास अगर वो हैं तो उनको मुतलका कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना चाहिए। ये उनका फंडामेंटल राइट है और इस राइट को एजिटेट करना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम शहरियों को। मैं उनके लिए बात बतौर साफ़ी नहीं कर रहा, मैं उनके लिए बात बतौर शहरी कर रहा हूँ। बतौर साफ़ी भी आप कर सकते हैं सर। यार मेरी उसके, मैं उसको सहाफत जो वो कर रहा है, मैं सहाफत नहीं मानता। वो पीआर है, चले वो जो कासिम की अब्बू की पीआर है, ये टरियान के अब्बू कहते हैं, उनकी पीआर करता ज्यादा। चले, थैंक यू। ये थे हसन अयूब साहब और इनसे आपने इनकी राय जानी। अब आपको बताते हैं बुनियादी तौर पर जो जवाद ख्वाजा साहब के वकील हैं उनके आज क्या आर्ग्यूमेंट से, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको ज़रा। अच्छा, जो वकील हैं बेसिकली जवाद ख्वाजा साहब के, उन्होंने आज काफ़ी आप कह सकते हैं कि मुदल्लिल आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि क्या जो सिविलियंस हैं जो एक्टिव सर्विस में नहीं है मिलिट्री की, उनको मिलिट्री के अंडर ट्रायल किया जा सकता है या उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। मेरा बुनियादी सवाल ये है। और वो ये कह रहे हैं कि जो कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं आइन की या मिलिट्री एक्ट की जो कोर्ट मार्शल के हवाले से बात करती हैं। और फिर उन्होंने आर्मी एक्ट का भी यहाँ पर उसको पढ़ा और उसके बाद बताया कि मेंटेन डिसिप्लिन विद इन द आर्मी के हवाले से उन्होंने यहाँ पर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली चैलेंज कर रहा हूँ 21D रोमन 1 और 21D रोमन 2, 2 मुख्तलिफ सेक्शन हैं आर्मी एक्ट के जिनके तहत जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं केसेस सिविलियन को जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है इस पर्टिकुलर मौजूदा सूरत हाल के अंदर, उन्होंने उसके ऊपर बात की। और फिर उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जो बड़ी दिलचस्प उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि कन्फरिंग जुरिसडिक्शन ऑन बेसिस ऑफ एक्यूजेशन। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक एक्यूजेशन को जवाज़ बनाकर ये कह दिया गया कि हम लोग ये समझते हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारे पास नाकाबिले तलाफ़ी शवाहिद आ चुके हैं, लिहाजा इन लोगों के केसेस को ट्रांसफ़र किया जाए। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया और उसके बाद उन्होंने 3 मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं उनको, आइन के जो आर्टिकल्स हैं बुनियादी हकूक़ से मुतालिक, उनको बताया। उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल 9 है, एक आर्टिकल 10A है और एक आर्टिकल 25 है। और इसमें अब आपको मालूम है जो शख्सी आज़ादी है उसका एक आर्टिकल है। और इसके बाद उन्होंने एक मौके पर यह कहा क्योंकि अदालत 2015 में फुल कोर्ट जो है एक फ़ैसला दे चुकी है, गो कि फ़ैसला 8 जजेस का था, अक्सरियती फ़ैसला था, मगर जो फुल कोर्ट है उसने एक ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के अंदर टू सम एक्सटेंट वैलिडेट किया गया था मिलिट्री कोर्ट्स को। और अब चूंकि मैं 2 मुख्तलिफ
जो सेक्शंस है मिलिट्री कोड के उनको चैलेंज कर रहा हूं। तो अगर अदालत, पहले तो मैं समझता हूं कि अदालत इन 2 आर्टिकल्स को, इन 2 सेक्शंस को कलअदम करार दे सकती है, मगर फिर भी अगर अदालत समझती है कि ऐसा मुमकिन नहीं तो अदालत अभी इस मुकदमे पर समाअत के लिए एक बड़ा बेंच बना दे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी इस बात से टू सम एक्सटेंट इत्तेफाक किया। बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें आप थोड़ा अपना केस आगे लेकर चलें, फिर हम देखेंगे कि हमने बनाना है या नहीं। एक वक्फा हुआ, उसके बाद नहीं मुलतवी हो गया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो दीगर प्रोविजंस हैं उनके ऊपर बात की, क्योंकि समाअत काफ़ी तवील है और इसमें पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक बड़े मज़े का उन्होंने पॉइंट रेज़ किया। उन्होंने कुलभूषण यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो अभी हम हसन अयूब साहब के साथ भी बात कर रहे थे कि वो मुझसे अग्री नहीं कर रहे, लेकिन जो जुडिशल रिव्यू है सिर्फ वो दिया जाता है मिलिट्री कोर्ट से सज़ा के बाद, और जुडिशल रिव्यू हाई कोर्ट के अंदर होता है, और जुडिशल रिव्यू के अंदर जो स्कोप है वो बड़ा महदूद होता है। कोई भी शहरी जो मुतासरा फरीक है उसको अपना फैसला जो उसके खिलाफ आया उसको रिवर्स कराने में इतनी ज़्यादा उसको वहाँ पर रेमेडी दस्तियाब नहीं होती। ऑन द अदर हैंड वो ये कहते हैं कि कुलभूषण यादव साहब को कैप्चर किया गया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उनको सज़ा सुनाई गई। इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई और वहाँ पर उन्हें कहा गया कि हमें एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण यादव तक, जिस पर जो पाकिस्तान है वहाँ पर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया, पाकिस्तान के अपने कुछ फैसले हैं माजी के, उनका हवाला देते हुए कि हमारे पास जुडिशल रिव्यू की का जो आप कह सकते हैं कि एक रेमेडी दस्तियाब है, जिसको उस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्लीज़ करने के लिए या उनकी डायरेक्शंस के ऊपर हमने, जो हमारा लेजिस्लेटर है या हमारा पार्लियामेंट है, उसने एक नया कानून, एक नया दायरा-ए-कार, एक नई जुरिस्डिक्शन तश्कील दी, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन एक्ट ऑफ 2021 का नाम दिया गया। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो जुरिस्डिक्शन बनाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नेशनल्स के लिए बनाई गई है। उसके बाद कुछ दीगर मामलात के ऊपर वो आए, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा। आर्टिकल 8 का उन्होंने हवाला दिया, उसके सबसेक्शन 3 का हवाला दिया, आर्टिकल 99 का हवाला दिया यहाँ पर एक फाजिल जज ने, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 99 जो है उसके तहत तो पाबंदी है, आप ये मामला टेकअप नहीं कर सकते, मगर ये पाबंदी हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। 184(3) के तहत आप आए हैं, लिहाजा आप अपना केस प्लीड कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि जो हमारी अफवाज हैं वो कौमी सलामती के मामले के ऊपर डायरेक्टली सामने आ सकती हैं, और जो एक उन्होंने बड़ी दिलचस्प मिसाल दी और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है चीफ जस्टिस इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब एक मौके के ऊपर आप ये देखते हैं कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि एक मिलिट्री ऑफिशियल के साथ किसी सिविलियन का नेक्सस है, गठजोड़ है, और दोनों ने मिलकर कोई ऐसा जुर्म किया है जिसको फौजी अदालत के अंडर ही जिसका ट्रायल हो सकता है। तो आप कैसे फिर उस केस को महज इस वजह से कि वो एक सिविलियन है उसका केस फौजी अदालत से अलग कर सकेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा, जो वकील थे उन्होंने कहा कि देखें हमने एक फॉरेनर को भी तो जो है वो राइट दिया इस तरह एक रिव्यू देकर। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस वजह से दिया क्योंकि उस वक्त हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था केस टू केस की बात यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई है वो बड़ी दिलचस्प है, और वो अब आगे नतीजा खेज भी होगी कि ये मुकदमा आगे किस तरफ जाकर रुकता है। और समाअत के अख्तिताम पर जो वकील थे ख्वाजा अहमद हुसैन, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के एक फ़ैसले में जो किंग लूथर की एक आप कह सकते हैं सेइंग है उसका हवाला दिया, जिसका उर्दू तर्जुमा फैज़ अहमद फैज़ साहब करते हैं, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, जिस पर शायद ये बात कुछ जजेस को लगी ज़रूर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर बाद में शिकवा भी किया। जब समाअत अपने इख्तिताम को पहुंची और जवाद ख्वाजा साहब के वकील के दलाइल मुकम्मल हो गए तो सलमान अकरम राजा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि हम आज आपको नहीं सुनेंगे, आपको पीर को सुनेंगे। आज अटॉर्नी जनरल से हमने कुछ तफसीलात तलब कर रखी हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने फिर बताया कि सिविलियन कस्टडी में कितने लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है तो उसका फिगर नन है, यानी 0। खैबर पख्तूनख्वा में 4 लोग हैं, 2 पेशावर में, 2 एबटाबाद में, और ये सिविलियन कस्टडी की बात हो रही है। पंजाब के अंदर MPO के तहत 21 हैं, ATA के तहत 144 हैं, और अदर जो केसेस हैं
वो तकरीबन 86 हैं। कुल मिलाकर 454 लोग हैं पंजाब में, और जो ख़वातीन हैं उनको 81 ख़वातीन टोटल जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात बने, उनमें से 41 जो हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं और 39 जो हैं वो अभी भी जुडिशल रिमांड पर हैं। सिंध के अंदर पुलिस की कस्टडी में कोई भी नहीं है, जबकि 172 लोग जुडिशल कस्टडी में हैं और 117 लोग MPO के तहत ज़ेर हिरासत है। मिलिट्री की अगर बात करें तो मिलिट्री के पास कुल पूरे पाकिस्तान के अंदर 102 अफराद का फिगर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से उन्होंने कहा है कि कोई ख़वातीन नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई सहाफ़ी नहीं है, कोई वकील फ़ौज की हिरासत में नहीं है। और जहाँ तक वकील और सहाफ़ी और जुवेनाइल या बच्चों का जिक्र है, वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इनमें से कोई भी ज़ेर हिरासत नहीं है। एक बच्चे के हवाले से उन्होंने बताया कि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है वो 18 साल से कम है, मगर चेक किया जा रहा है अगर वाकई वो 18 साल से कम हुआ तो उसको भी छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार जब उनसे सहाफ़ियों के बारे में पूछा और वकला के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो वफाकी हुकूमत की सतह पर ये हमारी पॉलिसी है कि हम सहाफ़ियों को और वकला को उठाएंगे नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब अगर पॉलिसी डिसीजन की बात आपने की है तो क्या आपने सहाफ़ियों या वकला के लिए कोई पॉलिसी भी बनाई है? और उन्होंने कहा कि जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक़ है ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है कि जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक़ है। तो खैर वो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में उनको एक चोट सी लगाई। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला जो हैं उनको हरास नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह का कोई इक़दाम गैर कानूनी ना हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सवाल आपसे इसलिए पूछे हैं कि ये शहरी हकूक़ का मामला है, 2 सूबों में निगरान हुकूमत है, मेहरबानी करके उनसे रब्ता करें और उनसे सहाफ़ियों और वकला के बारे में आप नुक्ता नज़र लें। और फिर उन्होंने कहा, जी मैं 1 मिनट है, उन्होंने कहा कि वी रियली डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दोज केसेस। वो ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम केसेस में अभी उलझना नहीं चाहते, हम जिस केस को सुन रहे हैं उसको ही सुनना चाहते हैं, मगर ये भी बड़ी अहमियत के हामिल मामलात हैं, उनके ऊपर भी हम आपसे तहरीरी तौर पर या जुडिशल आर्डर की सूरत में आपसे कोई वजाहत नहीं लेंगे, अदालती अहकामात के ज़रिए आपसे यकीन दहानी नहीं लेंगे, मगर आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप इसके ऊपर अमल पैरा हों। उन्होंने कहा कि जो मेंबर्स ऑफ द बेंच, हसन अयूब साहब मेरी इस राय से इत्तफाक नहीं करते, मगर मैंने यही सुना है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेंबर्स ऑफ द बेंच जो हैं उन सब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सहाफ़ियों और वकला की जो अबडक्शन है या उनकी जो उनके लापता होने की बात है। उन चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि जो वकला हैं या सहाफ़ी हैं उनका माशरे के अंदर बड़ा ही कलीदी किरदार होता है, और मैं ख़ुद इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा भी ताल्लुक़ इसी कम्युनिटी से है। और फिर उन्होंने कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं इवन वो भी हमें सच बताते हैं। और मुझे यहाँ पर जो भंडारी साहब हैं, उज़ैर भंडारी, जो इमरान खान साहब को मिलकर अभी अपने उनके घर से निकले ही थे कि उनको हिरासत में ले लिया गया और बाद अज़ां छोड़ दिया गया, वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मुझे वजह नहीं मालूम कि मुझे क्यों हिरासत में लिया गया, ताहम मुझे ये मालूम है कि उस वक्त मैं इमरान खान साहब से मिल के आ रहा था और यही एक वजह हो सकती है, क्योंकि 9 मई की जहाँ तक बात है मैं तो उस रोज़ पाकिस्तान में नहीं था। ताहम मैं अब अटॉर्नी जनरल से, हुकूमत पाकिस्तान से ये यकीन दहानी, ये एश्योरेंस चाहता हूँ कि अब मुझे जो है दोबारा से इस तरह नहीं उठाया जाएगा और मुझे अपने मोक्कल यानी इमरान खान से मिलने दिया जाएगा। अगर मैं जाऊँ तो मुझे उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं भंडारी साहब के हवाले से मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बहुत भारी भारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से उठा रहा हूँ कि मैं इसका वज़न उठा सकता हूँ। यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को गोली मारी गई बाजू पर, उसके सीने को छूते हुए गोली निकली और बाजू को लग गई। 4 माह गुजर गए, किसी को पकड़ा नहीं गया। मैं अपने घर पर हमले की बात भी नहीं करूँगा, मगर क्या जो हमारी निगरान हुकूमत है वो हमें शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है? अब बहरहाल चीफ जस्टिस ने इख्तिताम पर तमाम एडवोकेट जनरल्स को
ये कहा है कि जो डेटा है ज़ेर हिरासत अफराद का, उनकी वो तफसीलात फ्राहम करें और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे रब्ता करें। और उन्होंने एक मौके के ऊपर जब बार बार इसरार हुआ कि साफ़ी और वकला के हवाले से बात होनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी एक स्ट्रांग फीलिंग है कि हम सो मोटो नोटिस नहीं लेंगे काफ़ी सोच विचार के बगैर। अब समाअत उन्होंने पीर तक मुलतवी की है। सलमान अकरम राजा पीर को अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और मंगल के रोज़ तक अदालत इस मामले को कंक्लूड कर देगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।